हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोनम वांगचुक जिनका कल अरेस्ट हुआ है जंतर मंतर दिल्ली से और थोड़ा-सा उनकी हम लोग बैकग्राउंड स्टोरी भी देखेंगे कि क्या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही है अभी तक के लिए और एजुकेशन के सेक्टर में स्पेशली उन्होंने क्या काम किया है और उससे उनको क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं, उनका क्या रिकॉग्निशन रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ करा गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट? ओके, तो अगर सबसे पहले बात करें कि सोनम वांगचुक है कौन? तो देखो सबसे पहले तो ये एक तरह से वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ऐसे बोला जा सकता है, सोशल रिफॉर्मर भी बोला जा सकता है और जिन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए या लद्दाख में जो एजुकेशन है उसके रिफॉर्म के लिए काफ़ी काम किया है। अभी हम लोग इसमें आगे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो उनका अगर हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें कि क्या है तो उन्होंने अपने जो लद्दाख है वहीं से उनकी जो एजुकेशन है, वहीं से उन्होंने कंप्लीट करी। उसके बाद में वो जो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई करी और उसको कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने लद्दाख में एक अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है इससे रिलेटेड, राइट? क्लाइमेट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या-क्या रहे हैं अभी तक जो मेन-मेन जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक स्कूल को फाउंड करा था जिसका नाम था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख 1988 में। तब से ही उनके जो रिफॉर्म्स हैं या उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये एक तरह से उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट उनका ऑपरेशन न्यू होप चलाया था उन्होंने। उसमें उन्होंने क्या करा था जो टेक्स्ट बुक थी उन्होंने लोकल लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट करा था। उसकी वजह से जो वहाँ पे 10th ग्रेड का जो रेट था, वो इनके 5% से इंक्रीज़ होके 1996 में 75% पहुँच गया 2015 में, राइट? तो ये देखा जाए एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वहाँ पे जो लोकल बच्चे थे या जो लोकल लेवल की जो एजुकेशन थी उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है उनका अगर इको इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर जैसे वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, राइट? तो उसके फील्ड में अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो उन्होंने 2013 में एक आइस स्तूपा को बिल्ड करा था। इस ये बेसिकली इसमें क्या था जो रन ऑफ वाटर है, उसको उन्होंने ग्लेशियर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था और उसमें क्या होता था कि जब गर्मियों का सीज़न आएगा या समर सीज़न आएगा तो वो हेल्पफुल होता था फार्मर्स के लिए कि जैसे-जैसे वो पिघलता था वो वाटर प्रोवाइड करता है फार्मर्स के लिए एंड ये इवन आज भी ये यूज़फुल है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसने जो वहाँ की लद्दाख एज़ एज़ वी नो कि लद्दाख एक कोल्ड डेज़र्ट है और वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक वहाँ पे एक तरह से बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करा था स्पेशली जो फार्मर्स हैं उनके लिए। उसके बाद अगर देखा जाए पैसिव सोलर बिल्डिंग्स उन्होंने वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स बनाई थी जिसमें अगर बाहर टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। उन्होंने कुछ क्ले स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसके थ्रू वहाँ पे जो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है विंटर नाइट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसकी सॉल्यूशन इसको उन्होंने बनाया था सोलर बिल्डिंग्स बनाई थी। उसके बाद कुछ उन्होंने कार्बन न्यूट्रल टेंट्स भी बनाए थे जो इंडियन सोल्जर्स थे क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ सोलर हीटेड वहाँ पे लिविंग स्पेसेस बनाए थे, जिसके थ्रू जो सोल्जर्स हैं, वो थोड़ा-सा आराम से रह पाएँ। अच्छा, अब इसको लेके उनको कुछ ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला उन्होंने जो ये काम किया लद्दाख में, जैसे उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जो काम किया और ये अदर जो उन्होंने वर्क किए। तो उसमें सबसे पहले उनको तो मैग्सेसे अवार्ड जो उनको मिला था, 2018 में उनको ये अवार्ड दिया गया था और इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है, जो बेसिकली कम्युनिटी सेंट्रिक जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, उनके लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट उनको रोलेक्स एंटरप्राइज़ की तरफ से भी उनको अवार्ड दिया गया था और ये 2016 में दिया गया था। ये जो उन्होंने आइस स्तूपा बनाया था इस टेक्नोलॉजी के लिए इसको दिया गया था। एक तरह से उनको देखा जाए तो वो थ्री इडियट जो मूवी आई थी उसकी कंट्रोवर्सी से भी जुड़े रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने उन्होंने कई बार इसमें क्लियर करा है कि जो उसमें जो फुनसुक वांगचू जो था उसका जो जो किरदार था उसमें वो नहीं थे उनसे इंस्पायर नहीं था और अभी आमिर खान ने भी रिसेंटली क्लियर करा है कि जो ये कंट्रोवर्सी है ये हम लोग जब मूवी बना रहे थे उस टाइम पे हम उनको नहीं जानते थे। तो ये एक कंट्रोवर्सी का पार्ट है या हम बोल सकते हैं। तो अभी इसमें हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते कि उन्होंने खुद भी मना किया है कि मैं वो नहीं हूँ जो मूवी में वो जो फुनसुक वांगचू था मैं वो नहीं हूँ। तो थ्री इडियट की कंट्रोवर्सी से भी वो काफ़ी उस टाइम पे फेमस हुए थे। उसके बाद अगर देखा जाए कि नेक्स्ट करंट उनके क्यों न्यूज़ में रहे हैं या क्या क्यों इतने हाइलाइटेड रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही 2019 में जब लद्दाख को यूटी बनाया गया आफ्टर रिमूवल ऑफ 370 तो उसके बाद वहाँ पे डिमांड शुरू हुई, स्टेटहुड की डिमांड शुरू हुई, आर्टिकल 6 शेड्यूल लाने की वहाँ पे डिमांड शुरू हुई।
तो उसमें भी इनका मेजर रोल था, जैसे वहाँ पे इन्होंने 3 मेन डिमांड रखी अपनी और उसमें उसमें पहली डिमांड 6 शेड्यूल की थी, ऑटोनॉमस स्टेटहुड की भी डिमांड थी। तो उसमें उसके लिए भी इन्होंने देखो कुछ कैंपेन चलाए थे, जैसे दिल्ली चलो मार्च इन्होंने वहाँ पे चलाया था सितंबर 2024 के आसपास। उसके बाद में यहाँ पे इनका 2023 में भी क्लाइमेट से रिलेटेड कि क्लाइमेट फास्ट करके एक वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करा था, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा था, जो वहाँ के जो ग्लेशियर्स डिप्लीट हो रहे हैं, उनको सेव करने के लिए उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करा था। तो टाइम टू टाइम ये प्रोटेस्ट करते रहे हैं। नेक्स्ट अभी जो देखा जाए तो 2024 में 2025 में इनसे रिलेटेड कुछ और भी कंट्रोवर्सीज़ हुई थी, जैसे इनका अरेस्ट भी हुआ था। इसमें इनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप भी लगे थे। जैसे इनका अंडर एनएसए के अंडर इनका अरेस्ट हुआ था और इसमें उनको बोला गया था कि इनका बेसिकली फॉरेन फंडिंग से के इनको इन पे आरोप लगे थे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में इनको डिटेन करा गया था और अदर कंट्रीज़ हैं, जो अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनसे इनके रिलेशंस भी के लिए भी बोला गया था कि इनके रिलेशन सामने आए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और उसकी वजह से इनको एनएसए के अंडर डिटेन करा गया था और काफ़ी टाइम तक इनको जोधपुर में, राजस्थान में रखा गया था। उस पे भी अभी डिसीजन पेंडिंग है, अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। उसके बाद में जब ये नीट पेपर लीक हुआ अभी 2026 में, तो 2026 में जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ तो उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए और सीजेपी जो अभी न्यू पार्टी फॉर्म हुई है उसने भी जगह-जगह पे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। तो उनके सपोर्ट में ये इनने भी अभी वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ करा, फास्ट ऑर्गेनाइज़ करा और दिल्ली के जंतर मंतर में, और ये 20 डेज़ की जो हंगर स्ट्राइक है अभी इनकी कंटिन्यूअसली चल रही थी कल तक, जहाँ पे पुलिस ने कल इनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो वो स्टूडेंट की सॉलिडेरिटी के लिए इन्होंने शुरू करा था और इनकी मेन जो डिमांड थी कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको सिंपली रिज़ाइन करना चाहिए बिकॉज़ ही फेल्ड टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो कहीं न कहीं ये सारी जो डिमांड्स थी उनको लेके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और हंगर स्ट्राइक पे थे 20 डेज़ से। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनकी जो हेल्थ थी वो डेटेरियोरेट हो रही थी कंटीन्यूअसली और उनका जो वज़न भी था बहुत ज़्यादा घट गया था। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग कंसर्न थे कि क्या होगा अगर ऐसे ही इनकी हेल्थ बिगड़ती रही। तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने कोर्ट केस भी कर दिया था और कोर्ट में भी जब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी हेल्थ को सिक्योरिटी, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और इनकी हेल्थ पे ध्यान दे, राइट? क्योंकि जो इनका वेट था वो कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा था, तो इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा और देखो हंगर स्ट्राइक में क्या होता है ना, अगर आप एक टाइम पीरियड के बाद अगर आप खाना नहीं खाते हो, तो जो आपकी मसल्स हैं, जो आपकी मांसपेशियाँ हैं, उनमें हर चीज़ में पूरी बॉडी में आपका ओवरऑल इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट? तो वो एक बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है, तो इस वज़ह से कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को बोला कि आप इनको इनकी हेल्थ का ध्यान दीजिए और एक उन्होंने जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसको भी अपॉइंट करने के लिए बोला, जो कंटिन्यूअसली इनकी हेल्थ का ध्यान रखेगा। उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कल दिल्ली पुलिस ने इनको वहाँ से जंतर-मंतर से हटाया और इनको हॉस्पिटल लेके गए। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने डिटेन करा, अरेस्ट करा, बट अभी वो हॉस्पिटल में है और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है और कंटिन्यूअसली उनकी हेल्थ की अपडेट भी आ रही है। तो इ इस और जो बाकी का जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी जंतर-मंतर में चल रहा है, बट जो सोनम वांगचुक है उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया और कहीं न कहीं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बिकॉज़ उनकी हेल्थ की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटेड थी। अब इसमें यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, राइट? गवर्नमेंट ने क्या किया? अब देखो जिस तरह से इनका अरेस्ट करा गया दिल्ली के जंतर-मंतर से, या जिस तरह से इनको लेके जाया गया और अभी तक गवर्नमेंट ने इनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा, ये 20 दिन से स्ट्राइक पे बैठे थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट का भी बहुत क्रिटिसिज़्म हो रहा है और गवर्नमेंट पे भी अब आरोप लग रहे हैं कि वो जिस इश्यू के लिए बैठे थे वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं बैठे थे। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, जैसे नीट पेपर लीक के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी, उसके लिए बैठे थे। तो आपको एक बार एटलीस्ट वन्स यू शुड टॉक अबाउट दिस और उनसे बात करनी चाहिए थी, तो आपने बात क्यों नहीं करी? और दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट बोल रही है कि उन पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, जैसे फंडिंग का, बाहरी फंडिंग का आरोप लगा है। और उन पे और भी बहुत सारे जैसे कि अदर कंट्रीज़ हैं, उनसे कनेक्शंस के जो गवर्नमेंट आरोप लगा रही है। तो उसमें है कि फिर आप उनको ऐसा खुला क्यों छोड़ रहे हो? अगर वो सच में अगर उन्होंने इतना बड़ा कुछ क्राइम किया है, अगर ऐसे कुछ उनके कनेक्शंस हैं, तो आप उनको ऐसे कैसे छोड़ रहे हो? और अगर आप छोड़ रहे हो, तो फिर आप उनको उन पे आरोप कैसे लगा रहे हो? आप उनको फ्री भी छोड़ रहे हो और आप उन पे आरोप भी लगा रहे हो। तो ये 2 चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो गवर्नमेंट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह से आपको एक जो पर्सन है, जो दूसरों के लिए वहाँ पे बैठा है, 20 दिन से भूखा बैठा है वहाँ पे, तो आपको उसको सुनना चाहिए, राइट? इतनी इनसेंसिटिविटी जो होती है, वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। तो कहीं न कहीं ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि
क्योंकि देखो वहाँ पे अभी पार्लियामेंट का जो सेशन है वो भी शुरू होने वाला है, तो अभी हो सकता है कि इसमें कुछ और भी ज़्यादा हंगामा हो या बहुत सारे अभी और भी चीज़ें निकल के सामने आएँगी, तो अभी देखेंगे। तो ये उनकी बेसिकली टाइमलाइन है कि 28 जून को वो जो हंगर स्ट्राइक में वो बैठे थे, उसके बाद में 16 जून को दिल्ली हाई कोर्ट का जो 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया या ऑर्डर आया गवर्नमेंट के लिए क्योंकि उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी। 18 जुलाई को कॉप्स जो थे दिल्ली पुलिस थी उन्होंने वहाँ से उनको हॉस्पिटलाइज़ करा जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए और अभी उनका हंगर उनको ऐसा बोला जा रहा है कि वो कुछ ऐसी सामने आ रही है न्यूज़ कि अभी भी वो कंटिन्यूअसली हंगर स्ट्राइक में ही है वहाँ पे, बस फ्लूइड्स कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए ले रहे हैं लेकिन अभी इसकी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी देखते हैं इसमें आगे क्या होता है और ये कंटिन्यूअसली कब तक ये चलता है और ये मैटर कैसे सॉल्व होता है। ओके, थैंक यू सो मच।